नमस्कार दोस्तों, प्लिंथ विल्स पे आपका स्वागत है। कल भारत का बजट जारी हुआ है, जिसके बारे में आज अपन क्लास लेने वाले हैं कि क्या क्या उसमें है। बजट जो आया है उसको पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि बजट के बारे में सामान्य जानकारियाँ, कि बजट में कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें। तो भारतीय बजट के बारे में अपन पढ़ेंगे। कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत फैक्चुअल जानकारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि बजट जो शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड है, बजट, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। वहां से डेराइव हुआ है और लगभग 2019 तक भारत में भी एक ब्रीफ केस होता था चमड़े का, उसी को लाया जाता था और पेश किया जाता था। 2019 के बाद में एक बही खाते के रूप में लाल एक कपड़े के अंदर बजट लाने लग गए, जो कि भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये नॉर्मल बात की बजट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हिस्ट्री को मैं बात करूँ तो लगभग 1860 में इंडिया में प्रथम बजट पेश किया गया था, जो कि जेम्स विल्सन थे, उनके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। ये कुछ हिस्ट्री की टाइमलाइन है, उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। 1924 से रेल बजट अलग से निकाला जाता था, जो कि 2017 में उसको अलग कर दिया गया। इस टाइम पे एक वर्थ समिति थी कोई 1924 में, उसकी सिफारिश पर रेल बजट अलग से निकालते थे। एक अपन हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात कर रहे हैं तो 26 नवंबर 1947 जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो लाया गया था षणमुखम सेठी के द्वारा। षणमुखम सेठी के द्वारा। ऐसी खूब सारी जानकारियां हैं, जैसे 1955 में सी.डी. देशमुख के द्वारा सर्वप्रथम, पहले इंग्लिश में आता था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बजट आना स्टार्ट हुआ, जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ। उसके अलावा अपने ये भी देखते हैं कि पहले अब जो बजट होता है वो लगभग फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को या फिर 1 फरवरी ही उसको आता है, और इससे पहले जो बजट आता था वो आपको बताऊंगा 1999 तक शाम को 5 बजे आता था, और फरवरी के अंत में आता था। लगभग 27-28 फरवरी की अपन देख सकते हैं उस टाइम पे, या 29-30 फरवरी, 27-28 फरवरी तक, 29 फरवरी यदि हो लीप ईयर तो। इसके अलावा थोड़ी बहुत बातें और बजट के बारे में, कि बजट 2021 में डिजिटल हो गया था पूर्ण रूप से। जो भारतीय बजट है 2021 में डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, पेपरलेस बजट कह सकते हैं जिसको। 2021 से पेपरलेस बजट। इसके अलावा अपन ये देखते हैं इतिहास में कि कौन कौन से ऐसे पीएम रहे हैं जिन्होंने खुद ने बजट जारी किया है। तो उसमें अपन देख सकते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी, जो कि इन्होंने खुद ने बजट पेश किया है पीएम रहते हुए, और राजीव गांधी, उन्होंने भी पीएम रहते हुए बजट पेश किया है। ये 3 अपन देख सकते हैं। ये वित्त मंत्री का कार्यभार भी साथ में संभाल रहे थे, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी और देखें तो अब की बार आप देख सकते हो रविवार के दिन, क्योंकि 1 तारीख को रविवार था, रविवार के दिन बजट पेश किया गया। इससे पहले भी 1999 में यशवंत सिन्हा थे उस टाइम पे वित्त मंत्री, उनके द्वारा बजट लाया गया था, वो भी रविवार के दिन लाया गया था। ये कुछ बेसिक बातें बजट के बारे में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले इसके बारे में।
इसके अलावा अपन देखते हैं थोड़ी बहुत जानकारी और बजट का अपन संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बजट में क्या है, कितना राजस्व है, कितना बजट का आकार है, जीडीपी के रेशियो के में क्या है, सारी चीज़ें अपन अभी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं थोड़ा। एक मैं आपको बता रहा था कि जो बजट है, बजट का सीधा उल्लेख अपने संविधान में नहीं है। बजट का उल्लेख 112 आर्टिकल में है, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से है। बजट का कोई नाम से कोई उल्लेख नहीं है। एग्जैक्टली बजट नाम कुछ नहीं मिलता है अपने संविधान में। बजट नहीं मिलता है, जबकि मिलता है अपन को 112 आर्टिकल में, जिसको अपन कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल 112 में जिसका उल्लेख है। बजट होता क्या है? तो बजट ये होता है कि अपने जो आगामी ईयर में है, जो इसमें अपन कितना खर्चा करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा हम लगाएंगे, वो सारी बातें इसमें आती है। जिसमें अपन अभी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा आवंटन कहाँ पे किया जाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा आ कहाँ रहा है, उधारी से आ रहा है जैसे, और कहाँ पे लग रहा है, राज्यों को दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अपन अभी बात करेंगे। 112 आर्टिकल मैंने बताया आपको, जिसमें बजट का उल्लेख है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। साल 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाता है बजट। उससे पहले आखिरी कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था। समय 11 बजे मैंने आपको बताया। 1999 से पहले 5 बजे पेश किया जाता था। लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता है कि भाई जनता के रिप्रेजेंटेटिव जो सीधा इलेक्ट होते हैं, तो जनता को अधिकार होता है कि वहीं पे अपने योजनाओं के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो। अभी निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि बजट पेश कर रही है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने अब की बार 9th बार बजट पेश किया है। 9th बार किया है। सबसे ज़्यादा बार पेश करने वालों में अपन देखते हैं 10 बार पेश किया था पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई उनके द्वारा। 9 बार श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, और 9 ही बार बजट पेश किया गया है पी चिदम्बरम के द्वारा। और 8 बार पेश किया गया है अपने प्रणब मुखर्जी, जिनको प्रणब दा कहते हैं अपन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं अपने, इनके द्वारा। ये छोटी मोटी जानकारी है इनके बारे में। थोड़ी बहुत जानकारी और देख लेता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। सर्वाधिक बजट बता दिया। सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया था, ये भी एक फैक्ट है जो कि अपन याद रख सकते हैं। 2019 में पारंपरिक सूटकेस की जगह बही खाता, जो कि लाल कपड़े में लिपटा हुआ होता है, वो लाने लग गए थे। रेल बजट का विलय मैंने आपको बता दिया कि रेल बजट का विलय 1924 में जो एक वर्ष समिति थी, उसकी सिफारिश पर जो रेलवे को अलग किया गया था, उसको 2017 में 92 साल के बाद में वित्त मंत्री उस टाइम थे अरुण जेटली, उनके द्वारा अलग कर दिया गया था। और ये साथ ही बजट लाना स्टार्ट कर दिया। एक होता है अंतरिम बजट, उसके बारे में बताऊंगा आपको, और एक होता है पूर्ण बजट। अंतरिम बजट होता है जैसे सरकार खत्म हो रही है, तो सरकार जैसे 5 साल पूरे होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले जो छोटा एक टेन्योर होता है, उसकी एक बार के लिए कि उस एक टेन्योर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, तो उसमें जो बजट लगने वाला है आगे, जो योजनाएं हैं उनमें जो खर्चे होने वाले हैं, जहाँ से पैसे आने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वो अंतरिम बजट होता है। और पूर्ण बजट 12 महीने का बजट होता है, जो कि पूरा एक स्थायी सरकार होती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बजट हर साल जारी करती है, तो उस तरह से वो हो जाता है पूर्ण बजट। अंतरिम बजट और पूर्ण बजट की बात हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है सारी।
एक बजट पढ़ेंगे तो अपन उसमें देखेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। राजकोषीय घाटा जैसे कि सरकार की कोई कमाई हो रही है तो खर्चा ज़्यादा, कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अपन देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस निकल के आता है वो भी राजकोषीय घाटा होता है, जो कि जीडीपी के परसेंटेज में निकल जाता है, जीडीपी। तो अभी अपन देख रहे हैं कि ये घाटा लगभग 4.3% अब की बार बताया। अब की बार जो घाटा बताया 4.3% रहने का अनुमान दिया है, जो कि लगातार पिछले 6 साल से घटता जा रहा है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन ये भी आते हैं कि कोई भी राजकोषीय घाटा देख लेते हैं, राजस्व घाटा देख लेते हैं, या फिर और भी खूब सारे ऐसे डेटा होते हैं जिनके बारे में पूछते हैं कि कंटिन्यूसली ये डिक्लाइन हो रहा है या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें आती है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते 10 साल से लगातार इंक्लाइन हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अपने इनके बारे में बात करेंगे। एक पूरा पैराग्राफ, एक पूरा एक सारणी है, टेबल है, उसमें अपन देखेंगे कि राजकोषीय घाटा हो गया तो ये 6 साल से लगातार इन कम होता जा रहा है। अभी 4.3% पे इन्होंने प्रेडिक्ट किया 4.3% रहेगा। ये सारी बातें अपन अभी बात करेंगे। 2021 डिजिटल बजट, ये मैंने आपको बताया था, अभी पेपरलेस बजट हो गया था। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि जिसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन, जिस पर आप पूरा बजट आपके मोबाइल में देख सकते हो, उसको डाउनलोड करके। मोबाइल जिसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन। ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें इसके बारे में बता दी। ये विल्सन वगैरह ये सब चीज़ बता दी मैंने आपको। अब चलेंगे अपन अभी के बजट पे, जो कल जारी हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। भारत सरकार का बजट की मुख्य विशेषताएं अपन देखेंगे 2026-27। तो ये सारी संशय के स्थान पर कार्रवाई है, वाकपटुता के स्थान पर सुधार, लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता, ये सारी चीज़ें भारत में जो बजट है उसमें दी गई है कि किस क्या लक्ष्य है, क्या ऐसे 4 पिलर है जिसको अपन उनको ध्यान में रखते हुए कैसे आर्थिक सुधार किया जा सकता है, कैसे आर्थिक प्रगति की जा सकती है, वो सारी बातें। एक भारत ने एक जो बजट है उसमें कहा गया कि यदि भारत को 7% से अधिक की विकास दर जारी रखनी है तो अपन को 7 पिलर पे ध्यान देना होगा, 7 ऐसी बातों पे ध्यान देना होगा। उन पे यदि अपन अच्छे से ध्यान देंगे तो ऐसा हो सकता है कि भारत की जो विकास दर है 7% लगातार रहे, वो 2047 तक एक विकसित भारत का जो सपना है भारत का वो पूर्ण हो। तो 7 बातें ऐसी बताइए। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा पे ध्यान देना होगा, घरेलू जो विनिर्माण क्षमता है, जो छोटे छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस पर अच्छे से ध्यान देना होगा। कुछ बातें कही गई है कि महत्वपूर्ण आयात जो अपन बाहर से लेते हैं, सामान लेते हैं, तो उस पर थोड़ी सी अपन को क्या करना होगा, इस पर जो आयात है वो कम करना होगा, और जो लोकल लेवल पर अपन उत्पादन करते हैं उसको बढ़ाना होगा। एमएसएमई को अच्छे से ध्यान देना होगा, संरचनात्मक सुधार करने होंगे। इसके अलावा राजकोषीय विवेक लाना होगा, खूब सारी बात, मौद्रिक स्थिरता अपनानी होगी, सार्वजनिक निवेश पर विशेष ध्यान देना होगा, और नागरिकों को लाभ हो, ऐसी अपन को सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये 7 पिलर पे अपन ध्यान देंगे, 7 चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे तो विकास की दर जो 7% बनी रहेगी, और 2047 तक जो भारत का सपना है कि विकसित भारत हो, चाइना से 10 साल पहले जो कि भारत का एक सपना है वो पूरा हो। वो सारी बातें अपने 7 चीज़ों पे ध्यान देंगे, तब जाके 7% जो अपनी लगातार विकास दर है वो बनी रहेगी। इसके बाद में युवा शक्ति को समर्पित बजट है। इसके बारे में कहते हैं कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भारत में 4 कास्ट जो वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 कास्ट है। 4 कास्ट की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था कि 4 कास्ट में एक तो युवा आ जाते हैं। मैं कास्ट को इस तरह से, इस बेसिस पे बांटता हूं कि 4 कास्ट में एक युवा है, एक महिला है, एक किसान है, और एक वंचित वर्ग है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो बजट को, जिसको इन्होंने माना है कि वहाँ से प्रेरित माना है, और जिनके लिए इन्होंने कहा है कि ये बजट हम स्पेशली इनको
देते हैं, तो उसमें अपन देख सकते हैं कि किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग, इन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा भी था। 3 कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। इन 3 कर्तव्यों का पालन यदि गवर्नमेंट करेगी इन बजट में जो बताया गया है, तो भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की कगार पर चला जाएगा। तो जिसमें उन्होंने कहा है कि पहला जो कर्तव्य है वो आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय बनाए रखना, कि आर्थिक विकास करना है। तो आर्थिक विकास किस तरह से होगा, तो उन्होंने बताया कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा, और वैश्विक परिस्थितियां जो बदल रही है, लगातार बदलती जा रही है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा टैरिफ प्लान लाए जा रहे हैं, और चाइना के द्वारा पूरी जो मार्केट है उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो उनको टारगेट करने के लिए, उनसे बचने के लिए, या फिर उनको अपन यदि देखें कि उनके जवाब में अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रतिस्पर्धा तो बढ़ाना होगा, उत्पादकता जो है उसको बढ़ाना होगा, उत्पादकता में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना होगा। उत्पादकता में प्रतिस्पर्धा किस तरह से बढ़ेगी, एक अच्छा मार्केट दिया जाएगा, उस मार्केट में सारे रूल्स जो भी हैं, जैसे अपन एमएसएमई में देखते हैं तो चैंपियंस पोर्टल बनाया हुआ है, प्लग एंड प्ले मॉडल जैसे हो गए। प्लग एंड प्ले मॉडल में ये होता है कि आपको सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से मिलेगी, आप वहाँ पे आइए, आपका निर्माण करिए, और आपका जो भी आप उत्पादन करते हैं उसको बाहर बेच दीजिए। वो सारी की सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उसके बाद में आपको प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। आप प्रतिस्पर्धा करोगे तब जाके जो भारत की विकसित भारत की 2047 की जो नीति है वो परिपूर्ण हो पाएगी। तो कहा है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी, और परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ानी होगी। दूसरा इन्होंने कर्तव्य किया है कि हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। उन्होंने कहा है कि भारत जो बजट है उसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी लोग हैं, जैसे युवा हो गए, महिलाएं होगी, शोषित वर्ग हो गया, वंचित वर्ग हो गया, तो उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, जैसे वंचित वर्ग की मांग है कि समानता का अधिकार हो। समानता का अधिकार संविधान में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ पे उनको शोषण किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मिट जाए, तो उनके अनुसार रूल्स लाए जाएँ। युवा वर्ग की ये डिमांड रहती है कि उनको नौकरियाँ मिल जाएँ, या फिर महिलाओं की ये रहती है कि महिलाओं को भी कार्य बल है जो उसमें आपको जो कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी अधिक हो, तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, जैसे कि लोक समता निर्माण करना, भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी हो, इसके लिए उन्होंने दूसरा कर्तव्य बताया। तीसरा कर्तव्य उन्होंने बताया सबका साथ सबका विकास, जो कि बीजेपी सरकार का या फिर भारतीय गवर्नमेंट का जो है उनका एक स्लोगन रहा है कि सबका साथ सबका विकास। उसके तहत उनको ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों और सुविधाओं को सार्थक भागीदारी के साथ ऐसे अवसर हो जहाँ पे उनको पहुँच मिल जाए। ये सारी चीज़ें उनका कर्तव्य बताए उन्होंने, जो कि बजट में विशेष इन पे ध्यान दिया गया है। पहला कर्तव्य ये हो सकता है, दूसरा कर्तव्य ये हो सकता है, और तीसरा कर्तव्य ये हो सकता है। आगे चलते हैं। एक भारत में स्पेशल बजट जो है, इंडियन बजट है, उसमें स्पेशल एक बात की गई है कि भारत की सुधार एक्सप्रेस क्या है। तो इन्होंने खूब सारे ऐसे नियम है, ऐसे आर्थिक व्यापार साथ खूब सारे ऐसे जो नियम है, वो खूब सारे इनके ऊपर प्रतिबंध लगे रहते थे, उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए उन्होंने ये किया है कि व्यापार आपका आराम से हो सके, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन के कारण आपका व्यापार जो है वो कम नहीं हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने तय करने के लिए उन्होंने क्या किया कि खूब सारे ऐसे रेगुलेशंस होते थे, उन रेगुलेशंस जो भी रेगुलेशंस होते थे, रेगुलेशन उनको मिटाने के लिए उन्होंने खूब सारे ऐसे सुधार किए। तो लगभग 350 सुधार इन्होंने बताया कि लगभग 350 सुधार इन्होंने किए हैं, 350 सुधार के आसपास इन्होंने बताए हैं, जो कि स्पेशल उल्लेख किया गया 350 सुधारों के बारे में। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। व्यापक इसमें क्या किया गया, जीएसटी का सरलीकरण किया गया है। जीएसटी में कम स्लैब कर दिए, थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि 2 ही स्लैब कर दिए। और अपन देख सकते हैं इसमें उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार गैर विनियम और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। ये सारी चीज़ें इसमें की गई है। और क्या किया इन्होंने, श्रम संहिताओं में सुधार किया है। जो श्रम संहिताएं हैं, उन वो जो 4 श्रम संहिताएं हैं, 4 जो श्रम संहिताएं हैं, वो 4 श्रम संहिताओं को अच्छे से लागू किया है इन्होंने। विविकरण वगैरह, सरलीकरण, जीएसटी का सरलीकरण किया, जैसे बताया मैंने आपको, 2 ही स्लैब रख दी गई है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर इसके तहत की है, जिससे कि क्या हो, इनके भारत जो सुधार एक्सप्रेस है, और भारत के जितने भी व्यापार वगैरह है वो अच्छे से हो, सुलभ तरीके से सब काम कर सके, वो सारी चीज़ें, ये चीज़ मैंने आपको बताई अभी। और इसमें क्या कहा गया है, अभी 6 स्तंभ की बात की है इन्होंने कि
वृद्धि और विकास के 6 स्तंभ बताए हैं उन्होंने कि वृद्धि और विकास के 6 स्तंभ कौन कौन से हैं। एक है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, जो अपन अभी पढ़ेंगे, ये 6 के 6 पढ़ेंगे। इन 6 के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से अपन देख सकते हैं। पहला इन्होंने जो बताया है वृद्धि और विकास के स्तंभ, आर्थिक वृद्धि बनाए रखना बताया। दूसरा इन्होंने विकास की बुनियादी को मजबूती बनाए रखना बताया। तीसरा जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन, व्यापार सुगमता और जीवन और राजकोषीय मामले, ये 6 इन्होंने बताए। इनको अपन अलग अलग और अच्छे तरीके से अभी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले जो 6 पिलर बताए हैं, इन पिलर के आधार पर भारत विकास कर सकता है 2047 तक। वो बन सकता है कि विकसित भारत की कगार पे उस पे जा सकता है। तो वो अपन देखें तो सबसे पहला इन्होंने विनिर्माण, आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए इन्होंने, आर्थिक वृद्धि बनाए रखने में इन्होंने खूब सारी बातें बताई है, जिसमें विनिर्माण, कार्यनीतिक और अग्रणिक क्षेत्र बताए हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं विनिर्माण में, ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने अभी यहाँ पे बताई है। एक तो बायोफार्मा शक्ति, अपन ये देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर भारत जेनरिक दवाइयों के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मतलब लगभग 20%, अपन पढ़ा था पहले कि जेनरिक दवाइयों के मामले 20% भारत, इंडिया का पूरा जो विदेश अपन देख सकते हैं, पूरा संसार देख सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, उसकी 20% जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो अकेले भारत दुनिया को देता है। तो इस तरह से एक नई नीति लाए हैं बायोफार्मा, जिसको 5 साल में 10,000 करोड़ का एक फंड भी दिया जाएगा। बायोफार्मा शक्ति के बारे में अपन देख सकते हैं, सीपीएससी में हाईटेक टूल रूम हो गए, कंटेनर विनिर्माण की स्कीम अलग से निकाली जाएगी। इसके अलावा अपन देखते हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट अनुसंधान, खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए स्कीम। रेयर अर्थ के बारे में आपको पता ही होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी भूमिका क्या रहती है। तो अपन ये देखते भी, रेयर अर्थ एलिमेंट पर लगभग चाइना का अधिकार है। और अपन ये भी देखते हैं कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा मची हुई है सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, कि कौन ज़्यादा अर्जित कर सकता है। इसके लिए आप देख सकते हो कि जो ट्रंप महोदय हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो चाहते हैं ग्रीनलैंड लिया जाए। ग्रीनलैंड में क्या है कि वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं ग्रीनलैंड लेने की। तो वो सारी चीज़ें, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, वो भारत अपना लगभग रेयर अर्थ एलिमेंट का 80% इम्पोर्ट ही करता है। क्या करता है, 80% के आसपास इंपोर्ट करता है। तो ये यदि रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए एक स्कीम लाई जाएगी, तो एक तो विदेश जो है, विदेश के ऊपर इंपोर्ट अपन को नहीं करना पड़ेगा, अपन को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और यहाँ पर भी उसके लिए रोजगार सृजन होगा, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। इन्होंने क्या किया है, कुछ बातें और बताई है इन्होंने कि जो घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्कों के बारे में बताया कि 3 रासायनिक पार्क रहेंगे। खेलकूद के किफायती सामानों के विनिर्माण के लिए एक पहल आएगी। खेलकूद के किफायती सामानों के विनिर्माण के लिए एक समृद्ध पहल लाई जाएगी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, सेमीकंडक्टर भी अपन देखते हैं चाइना और वियतनाम का कब्जा है लगभग 80-90%, और भारत को भी लगभग 80-90% बाहर से लेना पड़ता है। और सेमीकंडक्टर आपको पता है कि बहुत सारे चिप विनिर्माण में चिप में काम आता है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें काम आता है। तो भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बने और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये लाया जाएगा। 1.0 पहले से लाया जा चुका है और 2.0 अभी लाया जाएगा। साणद, गुजरात के साणद में अपन देखते हैं कि पहली फैक्ट्री लगी थी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विनिर्माण स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू निर्माण को मजबूत करना, 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करना की स्कीम, ये सारी चीजें विनिर्माण के तहत की जाएंगी दोस्तों। ये अपन देख सकते हैं। इसके आगे अपन चलते हैं। अब अपन ये देखेंगे बहुत सारी जगह पे कर सुधार किए गए। अपन आगे बढ़ते जाएंगे, खूब सारी जगह अपन सुधार देखेंगे। कर सुधार क्यों किए जाते हैं? कर सुधार अपन नॉर्मली ये देखते हैं, कर सुधार इसलिए किए जाते हैं कि वहाँ का जो व्यापार है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, व्यापार में सुलभ हो। व्यापार हर कोई यदि व्यापारिक माइंड वाला कोई व्यक्ति हो तो व्यापार करना चाहे, नहीं कि उसको ऐसा हो कि यदि अपन व्यापार करूँगा तो कोई मेरे को ये चीज़ें मैं कहाँ से प्राप्त करूँगा, वो चीज़ें मैं कहाँ से प्राप्त करूँगा, इसके लिए फॉर्म्स होते हैं वो कैसे अप्लाई करूँगा, इसके लिए जो माल आता है विदेश से यदि माल लेना पड़ता है तो उसके लिए उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, तो ड्यूटी को कैसे कम, इतनी ज़्यादा ड्यूटी कैसे दे पाऊंगा। ये सारी चीज़ें नहीं होते हुए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई एक आम व्यक्ति व्यापार करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कर सुधार करने पड़ेंगे, कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे। और टैक्स के रिलैक्सेशन देने के लिए आपको देखेंगे अभी बहुत सारी जगहों पर अपन को टैक्स रिलैक्सेशन देखेंगे, कर सुधार बहुत सारी जगहों पर देखेंगे। तो सबसे पहले विनिर्माण में देने के लिए उन्होंने खूब सारी बातें बताई है, बजट में खूब सारी बातें बताइए। तो देखते हैं अपन, किसी आबद्ध जोन में टोल निर्माता को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों या टूलिंग उपलब्ध करवाने वाले अनिवासी को 5 वर्षों के लिए आयकर पर छूट दे दी जाएगी।
क्या है, किसी आबद्ध जोन में टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों या टूलिंग उपलब्ध करवाने वाले अनिवासी को 5 वर्षों के लिए आयकर पर छूट दे दी जाएगी। ठीक है, और क्या चीजें की गई है, आबद्ध वेयरहाउस में कंपोनेंट वेयरहाउसिंग के लिए अनिवासियों से हार्बर उपलब्ध करवाना, ये सारी चीजें। और अपन और देख सकते हैं इसमें कि भरोसेमंद विनिर्माताओं के लिए आस्थगित शुल्क भुगतान, ये खूब सारी चीजें अपना आप पढ़ सकते हैं। चमड़े के लिए इन्होंने कहा 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, निर्यात के लिए मौजूदा समय जो कर दिया गया है। माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई है। एयरक्राफ्ट विनिर्माण में प्रयुक्त कंपोनेंट और पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्कों से छूट दे दी गई है। वो सारी चीजें आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और भी अपन देखें यदि, तो ये चीजें आप पढ़ लेना। एक एमएसएमई जिसके बारे में जैसे कि पिछली बार आरएस मेन से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, एमएसएमई के लिए इंडियन बजट में क्या किया गया है। तो अब की बार भी इंडियन बजट में जो एमएसएमई के लिए किया गया है उसके बारे में अपन देखेंगे। त्रिआयामी दृष्टिकोण है। पिछली बार एमएसएमई के बारे में, पिछली बार जो बजट में क्या किया गया था उसके बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं एमएसएमई के बारे में, और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी लेवल पर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एमएसएमई की एक नई परिभाषा है, एक ओल्ड परिभाषा है। नई परिभाषा क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ कि एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्या है, तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। अपन देखेंगे ये 2.5 करोड़ से लगभग ये है 10 करोड़। स्मॉल जो है वो है स्मॉल है 25 करोड़ से 100 करोड़, और मीडियम अपन देख सकते हैं 125 करोड़ से लगभग 500 करोड़। ये इसकी एक परिभाषा है जो कि न्यू डेफिनेशन है। पुरानी परिभाषा अभी अपन को याद रखनी नहीं है, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से अपन को देख के चलना है। अपन इसमें क्या कहेंगे, इन्होंने त्रिआयामी रणनीति के बारे में कहा है। 3 आयामी रणनीति क्या है, एक तो इक्विटी सहायता दी जाएगी, इनको सीधा डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले इनको पैसा दिया जाएगा। क्या होता है कि कोई भी यदि व्यापार करना चाहता है तो व्यापार करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता यह है कि पैसा कहाँ से आए। तो पैसा लेने के लिए उन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। 10,000 रुपए का, करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, और किसी को आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद में इनको पैसा मिलेगा। तो 10,000 करोड़ रुपए, एक तो सबसे पहली बात, तो 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। एक 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि का टॉपअप पहले से जो चल रही है, भारत की आत्मनिर्भर जो भारत निधि है वो पहले से चल रही है, उसमें 2,000 करोड़ रुपए और डाले जाएंगे। इस तरह से ये 2 बातें इसमें ये होगी। एक पेशेवर सहायता दी जाएगी। पेशेवर सहायता क्या दी जाएगी कि जैसे टायर 2 और टायर 3 सिटी है, छोटी छोटी सिटीज है, जैसे हमारे सीकर हो गया, चूरू हो गया, या फिर टायर 2 सिटीज जैसे जयपुर हो गया। टायर 5 सिटीज में दिल्ली जो महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, उनके बारे में। टायर 2 सिटीज जैसे जयपुर हो गया, और टायर 3 सिटीज जैसे सीकर, चूरू और भी छोटी सिटीज होगी, उनके बारे में। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट मित्र नाम से कुछ ऐसे लोग यहाँ पे दिए जाएंगे, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे क्या करेंगे, जितने भी आपको आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता हो, कि आपको आवश्यकता हो कोई भी यदि एमएसएमई में है तो उसको यदि कोई पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे उसको सारी चीज़ें अपन उसको दर्ज करनी है, कहाँ पे क्या उसको फॉर्म्स होते हैं वो अप्लाई करने हैं, कहाँ से उनको पैसा प्राप्त होता है उसके लिए उनको खुद को जानकारी नहीं होती है। तो खूब सारे कॉर्पोरेट मित्र यहाँ पे लगाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, कॉर्पोरेट मित्र के बारे में जानकारी दी गई है कि किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमएसएमई को सहायता देने हेतु विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 सिटीज में क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट मित्र तैयार किए जाएंगे, जो कि सरकार के पेशेवर संस्थानों को मदद करेगी। ये सारे मदद करेगी, आपको किस तरह से क्या काम करना है वो सारी चीजें ये बताएंगे। तो इस तरह से आपको पेशेवर सहायता, एक इक्विटी सहायता होगी, एक पेशेवर सहायता होगी, और तीसरी ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता। इसका भी आपको बताया तो आरएस मेंस में पिछली बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता, ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता दी जाएगी। ट्रेड्स में होता ही है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जैसे एक व्यक्ति ये है, तो इसने कच्चा माल लाना है, कच्चा माल लाने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, ये कच्चा माल लाता है, यहाँ से कच्चा माल लाता है, इसको तुरंत इसको पैसे देने की जरूरत नहीं होती। ये क्या करता है, 3 महीने के लिए उधार ले लेता है, 3 महीने बाद मैं पैसे दूंगा। तो इसको भी पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, तो ये कहाँ से पैसे लाए, तो इस जो इसका बिल होता है इसकी डिस्काउंटिंग करा लेता है। ये जो डिस्काउंटिंग है वही ट्रेड्स है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगी कि इसमें ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता, पहले ये परमानेंट नहीं था, लेकिन अब ये जो ट्रेड्स पोर्टल है इस पर आपको जो अन्य कॉर्पोरेट के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्यरत सीपीएसई द्वारा एमएसएमई के सभी खरीद के लिए लेन देन निपटान के रूप में ट्रेड्स को अधिदेशित करना
अपना सभी के सभी लेन देन यहाँ पे ट्रेड्स पे हो जाएंगे, और जिससे कि जहाँ से कच्चा माल लाया जा रहा है या फिर जो भी माल लाया जा रहा है वहाँ से, और जो माल बना रहा है, उन दोनों के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, जिससे कि आदमी जो है वो व्यापार करने की ओर सोचेगा। जिससे कि क्या है कि अपना जो आप देख सकते हो लगभग 40-50% कितना एमएसएमई लगभग 40-50% रोजगार देता है इंडिया का, और 40-50% जो भारत एक्सपोर्ट करता है, 40-50% तो एक्सपोर्ट करता है, और 40-50% के आसपास ही जो इंडिया है वो रोजगार सृजन है, जो भी एमएसएमई का जो बड़ा एक योगदान है उसको आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई में और भी लोग आए। इस चीज के लिए इक्विटी सहायता, त्रिआयामी क्या किया, इक्विटी सहायता दे रहे हैं, पेशेवर सहायता दे रहे हैं, और ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता भी दे रहे हैं। ये तीनों चीजें इसके माध्यम से होती जा रही है। अब आगे चलते हैं अपन। अब एक सेवा क्षेत्र जो कि भारत का लगभग 50-55% के आसपास, भारत में लगभग 50-55% क्या आता है, सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो सेवा क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, सेवा क्षेत्र की बात करता हूं मैं। तो सेवा क्षेत्र में क्या किया जाता है, सेवा क्षेत्र में देखभाल, परिवेश, आयुष, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यटन, ऑरेंज इकोनॉमी, सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन सेवा क्षेत्र में देखते हैं, तो सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य, सबसे पहले सेवा क्षेत्र में देखते हैं स्वास्थ्य, देखते हैं स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें कह रहे हैं। देखभाल, परिवेश के लिए सारी चीजें एक में आ जाएंगी, ये एक में आ जाएगा, ये देखभाल, परिवेश, आयुष, चिकित्सा, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं कि 10 विषयों से संबंधित स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए संस्थानों का उन्नयन और स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखभाल, परिवेश एक केयर इकोनॉमी होती है। क्या होती है, एक केयर इकोनॉमी होती है, केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे वृद्ध हो गए, या फिर अपन देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए और छोटे बच्चे हो गए। तो वृद्ध जो लोग हैं उनको एक तरह से केयर देने के लिए, या फिर छोटे बच्चों को केयर देने के लिए क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि लगभग 1.5 लाख ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि स्पेशल उनका फोकस हो कि ये जो वृद्ध लोग हैं उन पे ध्यान दें, और जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो, उनकी जो मानसिक जो चीजें हो वो सब बहुत अच्छे तरीके से हो। तो 1.5 लाख बहुकुशल देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न एनएस क्यूएसएफ के आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। ये देखभाल परिवेश हो गया। स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया। चिकित्सा पर्यटन के बारे में, चिकित्सा पर्यटन क्या है, चिकित्सा पर्यटन ये है कि जैसे आपके एरिया में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आप ये मान के चलिए कि आपके एरिया में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो अपन देख सकते हैं जैसे जयपुर में देखें एसएमएस हॉस्पिटल है, तो एसएमएस में अपन ये भी देखते हैं कि यूपी से भी इलाज करवाने के लिए आते हैं, बंगाल से भी कोई इलाज करवाने के लिए आता है, हरियाणा से, अपन ऊपर पंजाब से देखते हैं इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो जो व्यक्ति स्पेशल इलाज करवाने के लिए किसी इस जगह पे जा रहा है, तो एक तरह से वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। भारत में विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ पे सस्ता इलाज होता है या फिर अच्छा इलाज होता है, उसके लिए यहाँ पे आते हैं। तो इलाज के ध्यान में रखते हुए कि इलाज अपन को करवाने जाना है, उसके लिए स्पेशल अपनी जगह से जो उनका जो, तो वहां से जहां पे आ जाते हैं तो वो एक चिकित्सा पर्यटन होता है। तो उसके लिए इन्होंने राज्य को सहायता दे रहे हैं। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन है, तो 5 केंद्रों की स्थापना की जाएगी इसके लिए, और राज्य को सहायता देने के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। आयुष में 3 आपको बता रहा हूं कि 3 बड़े संस्थान खोले जाएंगे कि प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसी तथा आयुष जो जांच प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा WHO वैश्विक पारंपरिक दवा केंद्रों का उन्नयन, ये भी किया जाएगा। इनमें और भी अच्छे ट्रांसफॉर्म किया जाएंगे। आयुष, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, आयुष का 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, इसमें आयुर्वेद, यूनानी, अपन ये देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, सिद्ध होता है, होम्योपैथी होता है। ये आगे चलते हैं। एक है ऑरेंज इकोनॉमी, इसमें क्या है, एवीजीसी कंटेंट। एवीजीसी कंटेंट क्या है, इसमें कहा गया 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अब ऑरेंज क्या है, ये इसको क्रिएटर जो अर्थव्यवस्था वो भी कहते हैं। एक तो ऑरेंज इकोनॉमी कह सकते हैं, एक इसको क्रिएटर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्यों इसमें एवीजीसी वाले कंटेंट, जैसे ग्राफिक्स हो गया, जैसे इसमें कॉमिक्स आ गया, जैसे विजुअल्स हो गया, ये सारी चीज़ें एवीजीसी की फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें जैसे हम हैं, तो हम जैसे कोई टीचिंग संबंधित कोई रील एडिट करनी है, या फिर कोई गेमिंग में कोई है, वो उसको बहुत अच्छा गेम्स के बारे में ग्राफिक्स बनाने हैं। बहुत सारे लोग, ये आजकल जो युवा लोग हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का एक जो कमाने का एक साधन हो गया वो एवीजीसी कंटेंट क्रिएशन भी हो गया। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, या फिर और बहुत सारी
ऐसी खुद की वेबसाइट्स हैं जिन पे वो इस ये ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं जो कि आजकल की दुनिया में एक बड़ा एक बन के उभर के आ रहा है, एक बड़ा गुब्बारा उभर के आ रहा है। उसके लिए उन्होंने क्या है कि छोटे जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए या फिर युवा वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवं जैसे कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। ये इन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बोला है। ऑरेंज इकोनॉमी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में। डिजाइन आधारित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह है खेलकूद के बारे में, खेलो इंडिया मिशन, इसके बारे में कुछ कहा गया है। ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र में अपन और खूब सारी चीजें देख सकते हैं। शिक्षा में 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा एसटीएम संस्थानों में महिला छात्रावासों की स्थापना की जाएगी। 4 टेलीस्कोप, ये सारी चीजें पढ़ लेना। पर्यटन में देख सकते हैं अपन बहुत सारी बातें इन्होंने की है कि 20 विशेष पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम के तहत इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। एक बार पायलट स्कीम के तहत 10,000 गाइड्स को वहां पे तैनात किया जाएगा। इसके लास्ट घंटे डिजिटल ज्ञान ग्रिड है। इसके अलावा ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित करना, माउंटेन ट्रेल्स हो गया, टर्टल ट्रेल्स हो गया। ये खूब सारी चीजें हैं। जैसे अपन देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया। इनमें ऐसी ट्रेल्स स्थापित की जाएंगी जिनमें टर्टल ट्रेल्स भी होंगी, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स भी होंगी, वो सारी बातें। भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करेगा। क्या करेगा? भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजित करेगा। तो बिग कैट अलायंस है, उसमें आप यदि आपको पता हो, और बिग कैट्स कौन कौन है वो सारी आप यदि आपको पता हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, वो सारी चीजें बता देना आप। 15 पुरातत्व स्थलों को जीवंत अनुभवजन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में विकसित किया जाए। 15 पुरातत्व स्थल में जिसमें अपन देख सकते हैं धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, लोथल, सारनाथ, ये ऐसी जगह इनको और समृद्ध करने के लिए वहां पे लोग जाएं और उनको सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनको क्या है कि डेवलप करें। सांस्कृतिक विरासत को डेवलप करेंगे तो वहां पे पर्यटन आएगा, और पर्यटन आएगा तो वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, और भारत की जो जीडीपी है, पर्यटन आधारित जीडीपी, उसमें वृद्धि होगी। तो इस तरह से उन्होंने 15 पुरातत्व स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करना है। ये भी उनका एक ध्येय रहा है। या आप पर्यटन के अंदर देख सकते हो और भी बहुत सारी बातें। बुद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। जैसे श्रावस्ती है, गया है, तो वहां पे बुद्ध सर्किट बनाया जाएगा, बुद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि कर सुधारों के बाद में बारे में बहुत सारी बातें मिलेंगी। कर सुधार है, अपन सेवा क्षेत्र में भी कर सुधार देख सकते हैं। बहुत सारे कर सुधार हैं जो कि अपन देख सकते हैं, जैसे 15.5% के समान सुरक्षित हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, वो सारी चीजें आप पढ़ लेना। इसमें ज्यादा वो बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं, इतना टाइम इस पर नहीं रखते हुए। वित्तीय क्षेत्र में अपन देख सकते हैं बहुत सारी बातें इन्होंने की है कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। बाजार निर्माण ढांचा, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। 100 करोड़ का प्रोत्साहन, 1,000 करोड़ का, वो सारी चीजें। एक ये फ्यूचर्स पर ये जब जब ये घोषणा हो रही थी, जब किसकी घोषणा हो रही थी, जब ये बातें निर्मला सीतारमण जी ने ये बहुत वो वहां पे जाके बोल रहे थे कि जो फ्यूचर्स पर एसटीटी जो है 0.02% से बढ़ाकर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर किया जा रहा है। तो जब ये किया गया, ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, स्मॉल ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, तो जब जो 0.2% से लेके 0.05% की उन्होंने घोषणा की, तब मार्केट सेंसेक्स जो धड़ाम से गिर गया था, और लगभग 1.5% के आसपास गिर गया था। अभी आप कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है उसका 0.02% काटा जाता है। और अब इन्होंने कहा है कि इसको बढ़ाकर 0.05% किया जाएगा, जिससे आपका टैक्स ज्यादा बढ़ेगा, जिससे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि फ्यूचर्स नहीं हो। फ्यूचर्स में जो फ्यूचर्स करते हैं लोग, इसमें जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड नहीं हो, इस तरह से डिमोटिवेट किया जा रहा है। 0.02% से ज्यादा करके 0.05% किया जा रहा है। इससे उनको लगता है डिमोटिवेट, और जिससे मार्केट में एक तरह से एक निराशा का भाव उत्पन्न होता है। निराशा का भाव उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि जिससे कि जो मार्केट है ऊपर एक बार के लिए क्रेश हो जाता है, और उसी के मद्देनजर क्या हुआ उस टाइम पे 1.5%, लगभग 1.5% के आसपास मार्केट गिर गया था। एक इन्होंने ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन में एसटीटी की दर क्रम से क्या किया है, 0.1% और 1.125% पहले ये थी, 0.1% थी, 0.125% थी। अब इन्होंने क्या किया, दोनों को मिलाकर 0.15% बढ़ा दिया है। ये पॉली 0.1% थी, उसको भी 0.15% कर दिया, और जो 0.125% थी उसको भी 0.15% कर दिया है।
इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो एक मार्केट का जो रुझान है वो इसके विरोध में था, और जो आपको मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। अपने सेवा क्षेत्र की बात कर लिया, अपने विनिर्माण की बात कर लिया, वित्तीय क्षेत्र की बात कर लिया, अपन कृषि के बारे में बात करेंगे जो कि इन दोनों से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी बातें की गई है। कृषि में अपन देख सकते हैं कि बागवानी के लिए एक समर्पित कार्यक्रम लाया गया है। बागवानी अपन देख सकते हैं। पशुपालन में क्या है कि अकेली आप कृषि नहीं, उसमें आपका पशुपालन के भी एक बड़ा योगदान होता है। राजस्थान में तो अपन देखते हैं कि पशुपालन का जो कृषि क्षेत्र में जो पशुपालन का योगदान है वो सबसे ज्यादा है। ये भी अपन देखते हैं। पशुपालन का उच्च मूल्य कृषि सहायता दी जाएगी। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम, एक ये भी भारत में जो काजू और कोको है उसको विश्व लेवल पर अपन कह सकते हैं कि एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए इनके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम। मत्स्य पालन 500 जलाशय और अमृत सरोवर पर एकीकृत विकास तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन, मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण तथा फिश एफपीओ के माध्यम से स्टार्टअप और महिला प्रधान समूह को जोड़ने के लिए बाजार संपर्क को समर्थन बढ़ाना, ये सारी चीजें मत्स्य पालन को अच्छा सुदृढ़ करना। चंदन के लिए उन्होंने कहा है कि एक प्रसंस्करण के लिए बहुत अच्छा एक जो विस्तार है वो देना, और भारत विस्तार के तहत एआई को इंटीग्रेट करना। किसी भी कृषि के अंदर एआई को इंटीग्रेट करके कृषि का जो मूल्य है, जो वहाँ की फसल का मूल्य है, उसको और बढ़ाना, उसमें और बहुत सारी चीजें सुलभताएं देना। इसके लिए भारत विस्तार क्या करना, एआई प्रणाली के साथ कृषि पद्धतियों के संबंध में एग्रीगेट जो पोर्टल है और आईसीआर पैकेज को एकीकृत करने है। एआई के माध्यम से यहाँ पे आपको यहाँ पे एआई के माध्यम से एकीकृत करना है किसको, कृषि पद्धतियों को एग्रीगेट पोर्टल और आईसीआर के माध्यम से, जिससे कि जो किसान है उसको एआई के बारे में जानकारी हो, और जो ये आईसीआर है उसके माध्यम से, और जो एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, जैसे किसान को सुलभ सारी चीज़ें, किसका मौसम पूर्वानुमान अच्छे तरीके से मिल जाए, कौन सी फसल में कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, वो सारी बातें वो एआई के माध्यम से इसको करके और बहुत अच्छे तरीके से वो सारे कर प्रस्ताव मैंने आपको बताया था, सभी जगह आपको कर सुधार मिलने को प्राप्त हो रहे हैं। ये सारी चीजें होगी। अब अपन आते हैं दूसरे पर। अवसंरचना में पब्लिक कैपेक्स जो फाइनेंशियल में 2 था, वो 2 लाख करोड़ था, वो जो FY27 फाइनेंशियल ईयर 27 में दोबारा 2 लाख करोड़ हो गया। वो सारी बातें अपन देख रहे हैं, और भी आप छोटी मोटी बातें देख सकते हो, जैसे एक ये कार्बन कैप्चर के बारे में इन्होंने एक अच्छा बहुत बड़ा एक वो दिया है, जो कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन कैप्चर के बारे में अभी यूपीएससी में देख सकते हो या फिर आरएस में देख सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और उन क्वेश्चन के लिए उन्होंने एक बात कही है जो कि क्वेश्चन के रूप में बन के आ सकती है। इन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपभोग और भंडारण अपनाने की स्कीम एक लाई जा रही है। 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा, जिससे कि एक स्कीम लाई जाएगी कार्बन कैप्चर के रूप में। सोलर ग्लास के विनिर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमन की आयात पर बीसीडी को छूट दी जाएगी। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामानों को आयात पर बीसीडी छूट दी जाएगी। बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, देखिए आप पढ़ सकते हो। कार्बन कैप्चर कितना CO2 भंडारण आपका हुआ है, कितने आपने CO2 कम किया है, वो सारी बातें वो इसमें आ जाएंगी। ये आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। एक 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, नए नए कॉरिडोर बनाने की बात कही है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि मुंबई पुणे हो गया, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी परिवहन अनुकूल यात्री प्रणाली में विकसित की जाएगी। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नए रूप से विकसित किया जाएंगे, वो इन्होंने बात की है अभी। और भी बहुत सारी बातें, जैसे ये पहले ही बता दिया अपन ने, ये 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल, ये सारी चीजें आपने पहले बता दी, सारी चीजें आ गई थी पहले ही। एक इन्होंने कहा है विश्वास आधारित शासन। तो ये विश्वास आधारित शासन क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम अपने व्यापारियों में, अपने जो व्यापार करते हैं जो लोग हैं, उनमें विश्वास दिखाएंगे तब वो और अच्छा काम करेंगे। तो एक क्या होता है, एक ड्यूटी लगती है। यदि बाहर से कोई सामान मंगाता है तो बाहर से सामान मंगाने के लिए एक ड्यूटी लगती है। इसको ड्यूटी, जैसे बाहर से कोई सामान आ रहा है, एक्सपोर्ट के माध्यम से कोई सामान आ रहा है, तो उसमें ड्यूटी जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। उसमें ड्यूटी में रिलैक्सेशन नहीं दिए गए हालांकि, बाकी रिलैक्सेशन इस तरह से दिए कि आप 15 दिन बाद में, आप 30 दिन बाद में उस ड्यूटी को चुका सकते हो और एक बार के लिए आप अपना सामान ला सकते हो। तो पहले ये ड्यूटी के लिए जो टाइम दिया जाता है वो 15 दिन का टाइम दिया जाता था कि आप 15 दिन बाद में ये ड्यूटी दे देना।
15 दिन बाद में ये ड्यूटी चुका देना। लेकिन उस ड्यूटी डेफरली कहते हैं इसको, तो ये 15 दिन को बढ़ा के इन्होंने 30 दिन कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आप में थोड़ा सा और विश्वास जताते हैं हम, जिससे कि हमारे जो व्यापारी है उनमें विश्वास हो, गवर्नमेंट के प्रति विश्वास हो, और वो उनको लगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो अपनी खुद की जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि आप अच्छे से व्यापार करो, आप अच्छे से काम करो। तो उसके लिए उन्होंने 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। लेकिन हालांकि ये पत्र विनिर्माता होने चाहिए, ये भारत के जो अच्छे विनिर्माता हो सकते हैं, जिसमें अपन अंबानी अडानी का नाम देख सकते हैं। तो वो यदि बाहर से कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको 15 दिन तक, जो पहले था कि 15 दिन बाद में आप ड्यूटी चुका देना, वो अब 30 दिन उन्होंने कर दिया, 30 दिन के लिए कर दिया। और बहुत सारी इन्होंने किया है कि 3 साल बढ़ाकर सीमा शुल्क पर बाध्यकारी उन्नत नियमन की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है, और बहुत सारी चीजें जो अपन देख रहे हैं। इसमें ये एक बात थी, ये बहुत सारी बातें आप पढ़ लेना। अब एक बात आती है कि रुपए कहाँ से आता है, जो सबसे लोकल वन डे एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें इसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ से। तो अपन देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा भारत के पास आता है बोरोविंग से, मतलब उधार। जो भारत उधार लेता है उससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है। 1 नंबर पे आता है बोरोविंग, उधार। 2 नंबर पर पैसा भारत में आता है इनकम टैक्स से, जो कि 21% के आसपास। ये आता है यहाँ से 24%। 2 नंबर जो पैसा आता है वो इनकम टैक्स से आता है, जो कि लगभग 21% आता है। अपन ये भी देखेंगे यदि उधार सबसे ज्यादा आता है तो 2 नंबर पे ये उधार वापस चुकाने के लिए क्या उसको ब्याज चुकाना होता है। तो 2 नंबर पे अपन कहाँ पैसा जाता है, उसमें 2 नंबर पर अपन देखेंगे उधार जाता है। यहाँ पे 2 नंबर पे इनकम टैक्स हो गया। अब 3 नंबर पे अपन इसमें देखें यदि सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स जो है। 3 नंबर पैसा कहाँ से आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से। और 4 नंबर पे अपन देख सकते हैं, अपन मोटा मोटा 4 देखेंगे, और 4 नंबर पे अपन इसमें देख सकते हैं कि जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है, तो भारत के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है उधार से। जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, जैसे आईएमएफ से उधार ले लिया, जैसे विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से उधार ले लिया, किसी बैंक से उधार लिया, तो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है भारत के पास में वो आता है उधार से, जो कि आता है 24%। उसके बाद में इनकम टैक्स से, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स से आता है लगभग 21%, कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है लगभग 18% के आसपास, और जो जीएसटी एंड अदर जो टैक्सेस है उनसे आता है लगभग 15% के आसपास। तो टॉप 4 ये हैं, उधार, उधार के बाद इनकम टैक्स, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। उसके बाद में ये पैसा अपन आया है, तो आया है तो अपन पैसा ज्यादा जाता कहाँ पे, अपन ज्यादा खर्च कहाँ पे करते हैं, तो रुपया सबसे ज्यादा है स्टेट से टैक्स से। सबसे ज्यादा पैसा जो आपको बताऊं मैं, ये सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जाता है, तो वो जाता है स्टेट टैक्स पर। सबसे ज्यादा पैसा स्टेट टैक्स, स्टेट को जो शेयर मिलता है पूरे टैक्स में से, स्टेट को जो शेयर मिलता है, स्टेट को जो शेयर मिलता है, स्टेट के शेयर में लगभग 21%, 22% पैसा चला जाता है। 2 नंबर पे अपन देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 नंबर पे जो पैसा इंडिया का खर्च होता है, वो खर्च होता है इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर, इंटरेस्ट पेमेंट पे, जो ब्याज भारत के द्वारा दिया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। और 3 नंबर पे अपन देख सकते हैं 22%, 20% सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे, जो सेंट्रल सेक्टर पे स्कीम है, नरेगा हो गया, जैसे भारतीय फसल बीमा हो गया, इस तरह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इन पे। तो 3 नंबर अपन ये देख लिया, और 4 नंबर अपन देख सकते हैं इसमें डिफेंस, डिफेंस ये, हाँ 4 नंबर अपन देख सकते हैं डिफेंस। तो पहले अपन ने देखा था सबसे ज्यादा पैसा आता कहाँ से, तो अपन देखे थे सबसे ज्यादा पैसा आता है अपने उधार से, उसके बाद में इनकम टैक्स से आता है, उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, उसके बाद जीएसटी से आता है। तो पैसा जाता कहाँ पे है, तो जाने के लिए अपन देखा कि सबसे पहले तो स्टेट को जो शेयर दिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जाता है। उसके बाद में हमने इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट अपन ने यदि पैसा लिया तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 2 नंबर पर अपन सबसे ज्यादा पैसा देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। और 3 नंबर पर अपन देखते हैं सबसे ज्यादा पैसा जो लगता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे, और सबसे जो 4 नंबर पे जो इसमें आता है वो डिफेंस। ये 4 चीजें अपन को मेनली ध्यान रखनी है कि 4 पे आता है डिफेंस। ये अपन अभी तक यहां तक की बात कर लिए। ये एक भारत के बारे में कि सबसे ज्यादा इसको आवंटन हो रहा है पैसों का, तो मेनली हर बार डिफेंस होता है, अब की बार परिवहन है। ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके बाद में डिफेंस पर, उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास पर, उसके बाद में कोई गृह कार्य उस पर, कृषि और संबद्ध। ये अपन को मेनली 4 चीजें याद रखनी है। एक अपन
ट्रांसपोर्ट पे देख सकते हैं, 2 नंबर पर अपन डिफेंस पे देख सकते हैं, 3 नंबर पे अपन रूरल डेवलपमेंट पे देख सकते हैं, और 4 नंबर पर गृह कार्य जो भी कोई जो हो उन पे गृह कार्य, जैसे किसी पेंशन देना, वो सारी चीजें, तो 4 नंबर पर ये आ जाता है। इस तरह से ये 4 ये हो गई। ये अपनी इस लगभग हो गया। इसका थोड़ा बहुत अपन और देख लेते हैं कि पैसा, इंडिया की जीडीपी लगभग कितनी है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना कहाँ से पूंजीगत, कितना पैसा आप संपत्ति को बेच के ला रहे हो, वो सारी चीजें अपन अभी इसमें एक पीडीएफ में बात करेंगे, एक स्लाइड में बात करेंगे, वो सारी की सारी बातें इस स्लाइड में अपन बात करेंगे। अब ये देखिए आप, बजट एट ग्लांस है, बजट का सार है पूरा। इसमें अपन देखेंगे, ये जो है ये 1 साल पहले एस्टिमेट लगाया था, ये अपन देखेंगे अभी जो एस्टिमेट लगाया है, और ये जो 20 में संशोधित किया गया है, ये चीजें अपन देखेंगे। पहले 1 साल पहले एस्टिमेट लगाया था निर्मला सीतारमण ने, ये अभी का एस्टिमेट है, ये संशोधित है कि बीच में संशोधन कर दिया गया। तो अपन देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां कितनी है। राजस्व प्राप्ति सबसे पहले तो अपन पूरा ये देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कुल जो प्राप्तियां हैं वो भारत की कितनी है। तो अपन देखेंगे अपना बजट है 53,47,315 करोड़ का, तो अपन मोटा मोटा मान सकते हैं 53.47 लाख करोड़ का अपना बजट कितने का है, 53.47 लाख करोड़ का। और ऐसा कहा गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हो जाएगी 393 लाख करोड़ की, 393 लाख करोड़ की। तो अपन ये देख सकते हैं 353 में यदि 53 में यदि 393 की, इसका ये कितना प्रतिशत, लगभग 13% के आसपास है, 13.4% के आसपास आता है। तो इंडिया का जो बजट है वो टोटल इकोनॉमी का लगभग 13% या 13-13.5% के आसपास में आता है। पहली बात तो अपन ये देखा है कि कुल प्राप्ति अपनी कितनी है, बजट अपना कितना है 53,47,315 करोड़ का, और कुल व्यय कितना है, कुल व्यय भी अपन देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा व्यय, तो राजस्व घाटा अपना 0 है। ये अपन बात लेके चलते हैं। उसके बाद में ये प्राप्ति है, तो पूंजी प्राप्तियां 2 प्रकार की, एक तो राजस्व प्राप्ति होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, जिसमें आपको आपने जो प्राप्त हुई है वो उसके रूप में प्राप्त हुई है, जिससे आपको क्या होगा कि एक तो टैक्स जो है और एक नॉन टैक्स है। तो टैक्स के रूप में आपको कितना मिला है और नॉन टैक्स के आपको कितना मिला है, वो आती है राजस्व प्राप्तियों में। तो राजस्व प्राप्ति अपन को प्राप्त हुई 35 लाख करोड़ रुपए की, लगभग 35.33 लाख करोड़ रुपए की। राजस्व प्राप्तियां वो जिन पे आपको वापस लाइबिलिटी नहीं है, जिसकी आप उसके लिए आप यदि कहां से पैसे प्राप्त हो तो आप उसका वापस देने के लिए कोई नहीं, आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे, आपके पास शुद्ध प्राप्तियां हैं आपके। इसके अलावा आपको जो प्राप्ति हुई है उसके लिए आपको किसी को पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे, वो सारी चीज आ जाती है राजस्व प्राप्तियों में। राजस्व प्राप्ति अपन को 35 लाख करोड़ रुपए की, लगभग 35.33 लाख करोड़ रुपए। एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, जिससे आपकी या तो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है या फिर आपको किसी को पेमेंट बाद में देना होता है। जैसे आप देखते हो किसी से उधार लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से वो आती है कुल जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां अपन देखेंगे, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो अपने 18.14 लाख करोड़ रुपए की, 18.14 लाख करोड़ रुपए की। तो ये दोनों मिला के अपन देखते हैं 53,47,000 करोड़ रुपए, इस तरह 53.47 53 लाख करोड़ के आसपास अपन देख सकते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं अपन लोन रिकवर किया कितना तो अपन लोन रिकवर किया तो 38,000 के आसपास। और एक बात आती है कि संपत्तियां आपने बेच दी, गवर्नमेंट ने संपत्तियां बेच दी, संपत्ति बेच के आपको कितना पैसा मिला, तो अपन ये देखते हैं ये आती है अन्य प्राप्तियों में। ये जो अन्य प्राप्ति है उसमें वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 0.67% के आसपास पूरे टोटल जो अपना बजट है उसका लगभग 0.67% के आसपास होता है, जो कि संपत्तियां बेच के जो अर्जित किया जाता है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए, जो कि कोई फर्क पड़ता भी नहीं है इतना से। कई बार आता है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट पैसे संपत्तियां बेच रही है, संपत्तियां बेच के बजट बढ़ा रही है, ये सारी बातें। तो ये एक मिथ्या कहा जा सकता है, ज्यादा इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई 0.6% 7% कोई पूरे बजट का 0.6-7% कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से संपत्तियां बेच के गवर्नमेंट नहीं चल रही है, संपत्ति बेच के नहीं चल रही, जबकि राजस्व प्राप्ति और जो पूंजीगत प्राप्ति है उससे गवर्नमेंट चल रही है, संपत्ति बेच के गवर्नमेंट नहीं चल रही है। ये बात है, ये हो गया। उसके बाद में अपन और भी बातें देख सकते हैं इसमें। ये चीजें मैंने आपको बता दी, कुल प्राप्तियां हो गई, कुल व्यय हो गए, प्रभावी पूंजीगत व्यय अपन देखेंगे, राजस्व घाटा अपन देखेंगे, उसके अलावा प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा,
एक राजकोषीय घाटा है वो लगभग वही होता है जो आप बाहर से उधार लेते हो। तो आप इसमें भी आपको देखने को मिलेगा राजकोषीय घाटा लगभग वही होगा जो ऊपर उधार लिया गया है। राजकोषीय घाटा यहाँ पे दिया गया है 16.95 लाख करोड़। और जो उधार है, आपने जो उधार लिया था वो भी आप देखोगे, उधार लिया था वो भी लगभग 16.95 लाख करोड़। तो यही एक एक चीज होती है कि आपको कितने पैसे वापस बाहर देने हैं। तो राजस्व घाटा लगभग 16.95 लाख करोड़, यही चीजें आपको वहां पे मिलेगी। बैंक प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आप देख सकते हो। ये जो कि अभी एस्टिमेट इन्होंने लगाया है, ये मैंने आपको बताया था 4.3% के आसपास। ये है लगभग राजस्व घाटा 1.5% के आसपास। ये राजकोषीय घाटा 4.3%, प्राथमिक घाटा अपना है 0.7%, 0.7%। और ये सारे घाटे लगभग पिछले 6 साल से कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इसका अपन देख सकते हैं 3% है जो, इसके बारे में देख सकते हैं अपन। और ये सारी बातें ये अपन ने देख लिया, पैसा आता कहाँ है, पैसा जाता कहाँ है, रुपया कहाँ जाता है कहाँ आता है, वो सारी बातें अपन ने देख ली है। इसमें एक चीज़ और अपन देखेंगे, घाटे की प्रवृत्तियाँ, ये देखनी थी। तो एक बात ये और देखनी थी अपन को, घाटे की प्रवृत्तियाँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में मेनली बहुत बार पूछे जाते हैं कि मेरे को बताइए, आप वो पूछ लेते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि फिजिकल डेफिसिट है वो पिछले 10 साल से लगातार कम होता जा रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में उसमें ये 3-4 ऐसे आते हैं, फिजिकल डेफिसिट लगातार 10 साल से कम होता जा रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट लगातार 5 साल से कम होता जा रहा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लगातार 3 साल से बढ़ता जा रहा है, प्राइमरी डेफिसिट लगातार 3 साल से घटता जा रहा है, वो सारी चीजें आती है। तो उसमें अपन को देखना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, वो सारी चीजें देखनी होती है। तो उसमें अपन देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट की मैं यदि बात करूं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो, ये देख लिया आप 2021-22 से, 2021 6.7%, उसके बाद 6.5%, उसके बाद 5.5%, 4.8%, 4.4%, और उसके बाद 4.3%। तो लगातार 1 2 3 4 5 6 सालों से घटता जा रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट 4.4% से आया 4.0%, उसके बाद 2.5%, एक बाद 1.7%, 1.5%, 1.5%। ये तो इसमें भी देखेंगे लगातार 5 साल से घटा, उसके बाद बराबर लगातार 5 साल तक घटा, उसके बाद बराबर पे। ये इसका यदि ऐसा स्टेटमेंट था तो ये सी होगा। उसके बाद में अपन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखें। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अपन देखते हैं तो 6.1%, उसके बाद में अपन देखते हैं 3.3%, उसके बाद देखते हैं अपन 2.8%, उसके बाद देखते हैं अपन इफेक्टिव रेवेन्यू 1.5%, 0.9%, 0.6% और 0.3%। तो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो 7 साल से लगातार जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगातार इंक्लाइन होता जा रहा है, सॉरी डिक्लाइन होता जा रहा है, घटता जा रहा है। बाद में प्राइमरी डेफिसिट अपन देखते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट 5.7%, 3.3, 2.8, उसके बाद अपन 2.0 देखते हैं, 1.4, 1.8, 1.7, ये भी लगातार 7 साल से क्या होता है, डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसको, जो ये एक आपको चार्ट आपको दिखाई जा रहा है, ये जो आपको सारणी दिखाई दे रही है, ये जो आपको बार ग्राफ दिखाई दे रहा है, उस ग्राफ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। लगातार 10 साल की बात की जाए तो 10 साल की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो आपका राजकोषीय घाटा था वो लगभग 9.2% हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे कमाने का साधन कोई नहीं था, गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जा रहा था, इसलिए 9.2% हो गया। तो लेकिन उसके बाद में लगातार अपन, हाँ ये भी यहाँ से भी देख, लगातार 7 साल है, ये भी 7 साल है, 9.2, 6.7, 6.5, 5.5, 4.8, 4.4, 4.3, तो लगातार 7 साल से ये लगातार घटता जा रही है। सभी लगातार 7 साल से। एक आपने देखा कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपने देखा कि लगातार दो बार से अभी क्या है, बराबर पे चल रहा है, उससे पहले लगातार 6 साल से घटता जा रहा था। लगातार 10 साल की बात आ जाए, लगातार 8 साल की बात है, लगातार 9 साल की बात है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कंटिन्यूसली की यदि कोई बात आ जाए तो गलत हो जाएंगे। बाकी लगातार 7 साल तक ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और एक ही जो है ये अब की बार पिछली बार और अब की बार लगभग बराबर है। ये सारी चीजें अपने बात की। ये लगभग अपना बजट की क्लास हो गई है, बजट क्लास अपनी हो गई है। यदि क्लास ठीक लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। एक बात आपको कहना भूल गया था कि 5 तारीख से, आने वाली 5 तारीख से आपको ये बता के जाता हूँ, घोषणा करके जाता हूँ कि 5 फरवरी से इंडियन इकोनॉमी सर्वे, इंडियन
इकोनॉमी सर्वे की क्लास, इकोनॉमी सर्वे की क्लास बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। और कहाँ पे? अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, अपना जो यूट्यूब चैनल है प्लेन्स सिविल्स, इस पे चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा, चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट करूंगा 5 फरवरी को। पीडीएफ पीछे रहेगी, पीडीएफ को मैं थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा और आपको मुख्य मुख्य जो कॉन्सेप्ट होंगे और मुख्य मुख्य जो डेटा होंगे उनको याद करवाते चलूंगा, रटाने की कोशिश करूंगा एक तरह से, और समझाने की जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको समझाने की कोशिश करूंगा। 5 फरवरी को मैं फर्स्ट चैप्टर की क्लास ला रहा हूँ। और यदि आपको इंडियन इकोनॉमी सर्वे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के परस्पेक्टिव से और प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मेंस के परस्पेक्टिव से, खासकर यूपीएससी के मेंस के परस्पेक्टिव से, या फिर अपन देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी सर्वे के जो डेटा होते हैं वो अपन मेंस का जो अपन पढ़ रहे होते हैं, मेंस में देख रहे होते हैं, तो मेंस में क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन यदि यहाँ वाला डेटा उठा के यदि मेंस में कॉपी में अपन चिपका के आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चैप्टर फर्स्ट में 5 फरवरी को ला रहा हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपन सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।